गरीब भाइयों, नौजवान मेरे बेटियों, आपके लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और सुनो रे मेरे दिल्ली के नौजवान, बहुत जल्दी सरकारी नौकरियों में भर्ती का अभियान प्रारंभ होने वाला है। हम नौजवानों को ग्वालियर चंबल के मैदान में एक बार फिर शिवराज महाराज की जोड़ी के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी गरजे। वहीं युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान भी किया। उधर महाराज ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री दिमनी में चेहरा दिखाने तक नहीं आए। पहले की कांग्रेस सरकार ने न सिर्फ वादा खिलाफी की, बल्कि 15 महीनों तक भ्रष्टाचार में डूबी रही। एमएलए के लिए टाइम नहीं, लेकिन कोई बड़ा ठेकेदार आ जाए, आ जाओ, ले आओ, लूट लिया पूरे बस्ते तो 2 आदमी बाहर बैठे रहते। सुबह लोग कहते हैं कि खाली बोरा लाते थे, शाम को भर के सिर के ले जाते थे। कमलनाथ, तो कमलनाथ नहीं है, बोरा नाथ हो गए, बोरा नाथ। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक जनसेवक को रखा है जिसका दिल साफ है, काला दिल। एक ऐसे नेता का होता है जो व्यापार में लगे और भ्रष्टाचार में लगे, जो कांग्रेस के नेताओं का है। सत्ता के सबसे बड़े रण में प्रदेश कांग्रेस मुखिया कमलनाथ भी 18 और 19 सितंबर को दौरा करने वाले हैं। कमलनाथ बीजेपी को काउंटर करने बड़ा कार्ड खेल सकते हैं। केवल चुनाव होने के कुछ दिन पहले घोषणा करना जनता के साथ छलावा है और ये एक कोरी घोषणा रह जाएगी, कोई काम वाम होगा नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि ये एक बहुत ही असंवैधानिक काम है। प्रदेश में होने वाले 27 सीटों के उपचुनाव अगली सरकार का भविष्य तय करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का भी ये चुनाव है। इस चुनाव में मान अपमान, घात, विश्वासघात, छल कपट, धोखा, भ्रष्टाचार और विकास बनाम विनाश जैसे जुमले जमकर उछाले जा रहे हैं। लेकिन जनता बड़ी गहराई से देख रही है और सुन रही है, और अंतिम फैसला उसी के हाथ में है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है गढ़ से हुंकार, नाथ परवार। तो बीजेपी की वो त्रिमूर्ति जिसका ग्वालियर चंबल में सबको इंतजार था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तिगड़ी पहुंची। और जैसी उम्मीद थी कि वहाँ एक रिपल्स लहर क्रिएट करना इस जोड़ी का, तिकड़ी का काम रहा। और ये काम करने की कोशिश की शुरुआत गुरुवार से कर दी गई। लड़ाई लंबी है और लड़ाई काफ़ी पेचीदगी से भरी हुई भी है, लेकिन बीजेपी ने यह तय कर रखा है कि वो अपनी उसी धुआंधार शैली के सहारे इस लड़ाई से निपटने की कोशिश करेगी जो उसकी स्ट्रेंथ भी है। उसकी पहली स्ट्रेंथ है और सबसे मजबूत स्ट्रेंथ है उसकी ताकत, संगठन है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसका आक्रामक प्रचार। रैलियों की जिस तरह झड़ी लगती है और ख़ासतौर से उसके नेता जिस वाक्पटुता के साथ और जिस एक के बाद एक घोषणाएं करते हुए सामने आते हैं, वो कई बार चुनावी रण का मंजर पूरी तरह से बदल देता है। आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और राष्ट्रीय स्तर पर टीवी पैनलिस्ट, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हितेश वाजपेयी। स्वागत है वाजपेयी साहब। मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता सैयद जाफ़र साहब, उनका भी मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। जगदीश जी, रण का आगाज़ त्रिमूर्ति ने बीजेपी की अपनी चिरपरिचित शैली में कर दिया है और हम देखते हैं कि शिवराज जी बहुत आक्रामक तेवर के साथ सामने आते हैं कमलनाथ जी को लेकर। तो गढ़ से है हुंकार और कमलनाथ जी पर वार। किस तरह देखते हैं आप बीजेपी के इस अभियान को? जी देखिए शरद जी, बीजेपी के लिए तो बहुत प्रतिष्ठा की ये लड़ाई है, क्योंकि सरकार मजबूत कैसे होगी, सरकार में कौन रहेगा, ये सारी चीज़ें ये उपचुनाव तय करेगा। और दूसरी चीज़, उपचुनाव जितना चूँकि बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि उपचुनाव आसान नहीं है, क्योंकि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का अपना एक बेल्ट रहा है, कांग्रेस का वहाँ एक वोट बैंक है। और दूसरी चीज़, वहाँ कास्ट जो है वो बहुत मायने रखते हैं चुनाव में।
तो ऐसे में और सरकार आएगी, मैं इसमें और जोड़ रहा हूं, तो ग्वालियर चंबल ही उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि 16 सीटें वही हैं, 27 में 16 एक ही जगह पे हैं। पूरा का पूरा फोकस बीजेपी का ग्वालियर और चंबल पे है। इसीलिए आज आप जिस तिकड़ी की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से उस तिकड़ी में ताकत है और उस तिकड़ी की संगठन पे भी पकड़ है और उस तिकड़ी की सरकार पे भी पकड़ है। तो लोगों के बीच में ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि हम सब एक हैं और हर कीमत पे, हर हालत में हमें सरकार बनानी है। और दूसरी चीज, ये एक ऐसा चुनाव शरद जी हो रहा है जिसमें लगभग 1 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी अभी से तय हैं। मतलब बीजेपी के तो 22-25 सीटों पर तय हैं, कांग्रेस के भी आप मान के देखिए कि 12 कम से कम सीटें ऐसी हैं जिसपे अभी से ये पता है, आम आदमी को भी ये पता है, पत्रकार तो हम छोड़ दें, मीडिया तो छोड़ दें, कि कौन यहां से चुनाव लड़ने वाला है। इसलिए हम ये कहें कि तस्वीर बाद में साफ होगी। कई सीटों पे चुनाव की तस्वीर भी साफ है, कैंडिडेट के नाम भी साफ हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे बीजेपी इतने ऑफेंसिव मोड में, रण में उतर गई है शरद जी। चलिए, रण में उतर लेकिन चुकी कांग्रेस है की तैयारी जी। अभी बीजेपी के मुकाबले मुझे पीछे दिखती है। जी जी, मैं जाफर साहब की प्रतिक्रिया कांग्रेस लेता हूं। कागजों पे ज्यादा दिख रही है और जी। मैदान में अभी कम दिख रही है जी, लेकिन कांग्रेस की उम्मीद यही है कि वो कागज पर अपनी रणनीति मजबूत रखे, क्योंकि उसे मालूम है कि संगठन की उसकी स्थिति क्या है। और यही वजह है कि कमलनाथ जी टनल्स बनाते चले जा रहे हैं भीतर भीतर। खुद उनकी पार्टी में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि वो सोच क्या रहे हैं और करने क्या जा रहे हैं। जाफर साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? देखिए, बिल्कुल हर राजनीतिक व्यक्ति की अपनी एक कार्यशैली होती है। शिवराज सिंह जी की अपनी कार्यशैली है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अपनी कार्यशैली है, नरेंद्र सिंह तोमर की अपनी कार्यशैली है, और एक नाम आप भूल गए जो हमेशा ग्वालियर चंबल संभाग में नदारत रहते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी कार्यशैली और क्षमतावान व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी में, नरोत्तम मिश्रा जी की। सबकी अपनी अपनी होती है। तो जहां तक मैं और आप और जितने भी लोग कमलनाथ जी को बड़े करीब से जानते हैं, आप देखते हैं कि उनका एक अपना वर्किंग स्टाइल ये है कि वो पहले अपना ग्राउंड को एक पेपर में तैयार करते हैं। आपने देखा होगा कि 2018 के चुनाव में कुल 6 महीने उनको पीसीसी चीफ के रूप में मिले थे, और शुरू के 3 महीने पे उन्होंने पूरा अपना तैयारी की, सर्वे किया, लोगों से बात की, नेताओं से बात की। तो कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों लोग उन्हें ये कहते थे कि ये कमरे से बाहर नहीं आते। फिर उसके बाद जब 4थे महीने में उन्होंने शुरू किया, तो आज हम सरकार में रहे, ये बात अलग है कि किसी कारणवश हम चले गए, लेकिन उन्होंने वो काम किया। ठीक उसी तरीके से इस बार भी वो उनकी वही प्लानिंग है। जैसा कि जगदीश द्विवेदी जी कह रहे थे कि बहुत सी जगह ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी तय हैं, ये भी स्वाभाविक बात है, हम उनका भी यहाँ नाम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, जो आप अनुमान लगा रहे हैं, कई जगहों पर वही प्रत्याशी होंगे जो आपको दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि कमलनाथ जी का अपना तरीका दूसरों से भिन्न है। ये बात बिल्कुल सही है कि उनका काम करने का दूसरों से भिन्न है। और मैं आगे कुछ बोलूं उसके पहले मैं हितेश जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूं, इसलिए नहीं कि अभी आप सत्ता के प्रवक्ता हो, मैं पहले विपक्ष में थे जब से करता हूं। बस आपसे निवेदन है कि जब मैं बोलूं तो आप मेरी बात सुन लिया करो। भले ही आपको मेरे बोलने के बाद जितना बोलना आप बोल लीजिए, मैं आपके कभी बीच में नहीं रोकता। आप हमेशा कई बार मेरे बीच में बोल देते हो, इसलिए थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा उत्तेजना आ जाती है। बड़े आशंकित हैं आप। जी जी जी, कमजोर मत महसूस करिए अपने आप को, जारी रखिए आप। नहीं, मैं आपके सामने कमजोर हूं सर, मैं आप इतने बड़े प्रवक्ता, मैं तो छोटा सा प्रवक्ता हूं। अपनी बात कहिए। जी जी, मेरी बात हो गई, मैंने चलिए, आपको जो आपने मुझे सवाल किया मैंने जवाब दिया, तो इसमें अपना तरीका है काम करने। लेकिन ये युद्धबंदी के नियम दोनों तरफ से रहेंगे। जी जी, डॉक्टर वाजपेयी। देखिए, 2-3-4 बातें बहुत स्पष्ट हैं कि पहली चीज़ तो ये बात सच है कि ये जो तीनों नेताओं का संयुक्त दौरा है, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारा मुख्य चेहरा है, और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिनकी वजह से हमारी ये सरकार निकल कर आई। तो ये तीनों को लेकर ग्वालियर चंबल की लगभग आप मान के चलिए लगभग 3 या 4 सीटों का रोज का हमारा कार्यक्रम है। और जब तक आचार संहिता लगेगी तब तक मुख्य हमारा जो इसका ध्येय है वो जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं शरद जी, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, जिसमें आगे आप देखेंगे कि 37 लाख जो बीपीएल सूची के बाहर लोग हैं उन लोगों को भी पात्रता पर्ची का चाहे निर्णय हो, चाहे वो मेधावी छात्रों के लिए निर्णय हो, अतिथि शिक्षकों के लिए निर्णय हो,
और किसानों के लिए अभी फसल बीमा राशि का भी एक बहुत बड़ी मात्रा में मुख्यमंत्री जी बताने वाले हैं। 2 लाख परिवारों को मकानों की चाबी दी जाने वाली है। जफर भाई ध्यान रखिएगा, तो नोट करके चलिएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रतिदिन आपको शरद जी मिलेंगी 23-25 तक, और हमें नहीं लग रहा कि हम सारी योजनाओं के लिए कार्यक्रम कर पाएंगे। ये योजनाएं वो हैं शरद जी जो धरती पर मिलेंगी। 15 महीने की तरह मतलब हम करेंगे, देखेंगे अगले बजट में, और हमने तो बोला था 5 साल में करेंगे, और ऐसे कोई एक्सक्यूजेस नहीं मिलेंगे कि साहब हम तो हमें बोल लेन दिया करो जफर साहब। तो मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। हम बिल्कुल ठोक के देखिए, जो नैतिक रूप से मजबूत होता है शरद जी, और जो राजनीतिक रूप से नैतिक निर्णय लेता है स्पष्ट और साफ, उसको कोई दिक्कत होती नहीं। अपनी तर्कों को, तथ्यों को रखो और बाकी जनता तय करती है। तो हमारी तैयारी लगभग पूरी है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास प्रत्याशी तय हैं, और उन प्रत्याशियों के साथ जो कांग्रेस के एमएलएज हमारे यहाँ आए हैं, सेक्टर बूथ के भी जो इंचार्जेस रहे हैं वो भी चूंकि भाजपा में आ गए हैं, तो एक बड़ा संकट जो है न केवल प्रत्याशियों का कांग्रेस के पास है, दूसरा कांग्रेस की सरकार जा चुकी है जो अल्पमत की थी, और वहीं तीसरी बात जो है कि उनको बूथ से लेकर प्रत्याशी तक अभी सब कुछ जुगाड़ना है। ये महत्वपूर्ण बात है आपकी। मैं एक बार फिर चलता हूँ जगदीश जी की तरफ, फिर मैं चलूँगा जाफर साहब की तरफ। जगदीश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी चुनाव को अगर उसमें कोई इमोटिव इशू है, कोई भावनात्मक मुद्दा है, तो उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कैसे हो सकती है। यहाँ ये इमोटिव इशू या ये भावनात्मक मुद्दा अगर हो सकता है तो वो कांग्रेस के पास है। बीजेपी को अपने को ये जस्टिफाई करना है, अगर ये सवाल जनता के बीच जाकर उसे लगता है कि सरकार क्यों बनाई। जैसा वीडी शर्मा साहब ने बंसल न्यूज़ के ख़ास कार्यक्रम में कहा कि मध्य प्रदेश बचाने के लिए हमने सरकार बनाई है, हमने किसी सत्ता लोलुपता के प्रभाव में ये सरकार बनाने का हमारा इरादा नहीं था। मुख्यमंत्री भी बार बार आरोप यही लगाते हैं कि मंत्रालय में जिस तरह के काम चल रहे थे और जिस तरह से वो सीधे कमलनाथ जी पर और उनकी टीम पर हमला बोलते हैं। नैरेटिव आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के पास वैसे वक्ता हैं, या कांग्रेस इसको एक भावनात्मक मुद्दे में बदलेगी कि उसकी सरकार को गिरा दिया गया? कैसे बदलेगी? उठाएगी तो विषय तो उठा ही रही है, लेकिन क्या उस तरह का एक आपको उसका आभा मंडल और उसके पास उस तरह की पेस, बैटरी नजर आती है? जगदीश जी जी जी। अरे शरद जी, आप क्या चाहते हो? क्या शिवराज जी और वीडी शर्मा ये कहें कि हमने विधायक खरीदे हैं? क्या वो ये कहें कि जो है हमने चूंकि हमें ये विधायक हमसे संपर्क में थे और हमने अपनी तरफ मिला लिया, या हमने किस तरह से क्या जोड़ तोड़ की, क्या गुणा भाग किया, ये तो पर्दे के सामने कोई नहीं लाएगा। यही कहा जाएगा ना कि राजनीति में कि हमने प्रदेश बचाने को सरकार लगाई, मंत्रालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, ये सारी बातें। लेकिन इन सारी बातों के तर ये सारी बातें अपनी जगह हैं। शरद जी, बहुत महत्वपूर्ण होगा, आप देखना, टिकाऊ बनाम बिकाऊ का कांग्रेस का नारा। मैं किसी पार्टी के बीच में खड़े होकर नहीं कह रहा हूं, जनता के बीच में इस बात को, भाजपा को स्थापित करना बहुत मुश्किल काम होगा कई जगहों पे, कई सीटों पे, कि आप भाई लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई सवाल ये भी उठेगा कि जनता बहुत समझदार हो चुकी है, सोशल मीडिया बहुत तेजी से आगे जाता है, उपचुनाव क्यों जी? तो उपचुनाव जी, मेरा छोटा सा सप्लीमेंट्री ये है कि हमने देखा है कि बाई इलेक्शन में कई बार इस किस्म का नजला स्थानीय कैंडिडेट के ऊपर आता है। आएगा तो बीजेपी के ऊपर, अगर आप कह रहे हैं इस तरह से आएगा कि बाई इलेक्शन क्यों जी। दूसरी चीज ना शरद जी, आज भी बीजेपी के सामने वही प्रॉब्लम है, कैडर बेस कार्यकर्ता बनाम लीडर बेस कार्यकर्ता। जो लीडर के साथ कांग्रेस, बीजेपी में लीडर के साथ कार्यकर्ता आते जाते नहीं है। हितेश जी संघ से भी जुड़े रहे हैं और बहुत पुराने सीनियर कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं किसी दृष्टांतों को उदाहरण नहीं देना चाहता। बीजेपी में लीडरों के साथ कार्यकर्ताओं की अदला बदली नहीं होती, ये कांग्रेस में होती है। तो जो कैडर बेस है वो लीडर बेस कार्यकर्ता से कैसे जुड़ेगा, उसे कैसे जोड़ा जाएगा, उसको कैसे चुनाव में उस मोड पे लाया जाएगा कि दोनों जो है साइकिल के दो पहियों की तरह चलें, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी शरद जी चुनौती इस चुनाव में देखने को मिलेगी। इनसे अगर ये पार पा जाते हैं तो फिर मैं मानता हूं कि बीजेपी सफलता की राह पे बढ़ पाएगी। लेकिन आप सरकार तो बना रहे थे शुरू में, आपने कहा सरकार बनने जा रही है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं सरकार पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन आप देखिएगा भी धीरे धीरे मंजर और कैसे सामने आएंगे, चूंकि दो चीजें हैं, कैडर और लीडर, ये दोनों के कार्यकर्ताओं को एक कर पाना, ये बड़ा काम होगा। हितेश वाजपेयी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। सवाल नहीं उठा रहा हूं, परिणाम जो सामने आएंगे वो देखे जाएंगे। जी वाजपेयी जी। देखिए जगदीश जी, आपके टिकाऊ और बिकाऊ को भी मानते हैं ना, तो उसका एक लाइन का जवाब है मेरे पास कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कभी बिकाऊ न थे, न आज है, न कल रहेंगे। बाकी आप चाहे तो इसकी मीमांसा कैसे भी कर सकते हैं। चलिए जाफर साहब, आप किस तरह देखते हैं? आपने जगदीश जी की भी बात सुनी, टिकाऊ बिकाऊ की भी बात सुनी, और ये भी मसला है कि कमलनाथ जी कम बोलते हैं। आपके पास इस इशू को एक भावनात्मक इशू जैसा शिवराज जी या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जनसभाओं में अंदाज होता है, एक अलग किस्म का अंदाज होता है। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि इसके पहले जो आपके पास लीडरशिप रही उसमें सिंधिया इस विधा के एक बड़े धनी राजनेता रहे हैं, जो जनसभाओं में जिसको कहा जाता है मंच लूटना। आपके पास अभी ऐसे नेताओं की संख्या कम है, लेकिन आप इसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे? पार्टी ने कुछ सोच रखा होगा, क्या कहेंगे आप? जी शरद जी, देखिए जब कोई भी जनता वोट देती है, जैसे कि 2018 का आप इलेक्शन देखेंगे, 2018 के इलेक्शन में जहां एक और कमलनाथ जी या सिंधिया जी या दिग्विजय सिंह जी या अन्य नेताओं के जिस प्रकार के प्रचार हुए थे, मुद्दे आए थे, वचन पत्र आया था, उस पे भाषणों से ज्यादा कांग्रेस की नियत पे लोगों ने वोट दिया था। और अगर हम मान लें कि बहुत अच्छा भाषण देते हैं सिंधिया जी, तो आप घुमा के देखेंगे कि सिंधिया जी चंबल संभाग मालवा के आसपास ही गए थे, महाकौशल या रेवांचल या इस तरफ में बहुत ज्यादा उन्होंने सभाएं नहीं की थी। इसका मतलब ये है कि वहां पे तो बिना भाषण के वोट मिले। तो कुल मिला, फिर देखो बीच में बोला ना, अरे आप कहाँ इतना तो अलाउ है सर, इतना तो अलाउ रहता है। मैं अजय सिंह जी के इलाके में गवाह हूँ जी जी। ये मेरा लय तोड़ देते हैं ना, जब इनको मालूम है कि नहीं, आपका अतिरिक्त समय है सर, आपको अतिरिक्त मिलेंगे 2 मिनट इसके लिए। कमजोर लय क्यों है आपकी? जी नहीं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ तेज जी, उस दिन सम्मान तोड़ दिया तो आप गुस्सा हो गए, इसलिए सम्मान तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए नहीं सम्मान बना रहे, तो सवाल सम्मान जी जी कुछ भी करे। अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने जो सरकार लाई थी वो मुद्दों के आधार पे लाई थी। अब हितेश जी कहते हैं या हितेश जी की पार्टी कहती है या सिंधिया जी कहते हैं, देखिए 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। अभी आप जितना चिल्लाना चिल्ला लीजिए, हम जब विधानसभा वाइज, जब हम बूथ वाइज, जब हम गांव वाइज जाकर किसानों को एकत्रित करके आपको बताएंगे कि इन किसानों का कर्जा माफ हुआ है, जब उनके खाते में पैसा आ चुका है, उनको न्यू ड्यूज मिल चुका है, 12 लाख किसान जो कि डिफॉल्टर की श्रेणी में आते थे वो बाहर आ गए, उन्हें बीज मिलने लगा, उन्हें खाद मिलने लगा, उन्हें लोन मिलने लगा, तो वो तो हमें वोट देंगे ना। ये भले कितना भी चिल्ला लें कि भाई बिटिया की शादी में पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, हमने 51,000 रुपए दिया है ना, तो वो तो हमें, वो तो हमारे विश्वास के ऊपर खड़े होंगे ना। जिस प्रकार से अभी मैं साफ करता हूं, जो कि जब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में पेंशन 300 रुपए मिलती थी, कमलनाथ जी की सरकार में 600 रुपए मिल रही है ना। ठीक है, हम बहुत, चलिए 15 महीने के कार्यकाल में 15 महीने के कार्यकाल में आप 15 साल की से तुलना कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार है। सुन लेते हैं जवाब जाफर साहब, फिर आपको एक मौका और रहेगा, 2 मिनट अतिरिक्त हैं आपके। जी डॉक्टर वाजपेयी। जाफर साहब, मैं बिना नाम लिए बताऊंगा कि इस कमरे में एक ऐसे शख्स कैमरे के पीछे मौजूद है जिनका विवाह कमलनाथ जी की सरकार के दौरान हुआ था, और आज भी वो पूछ रहे थे कि वो 51,000 मिल जाएंगे क्या। तो मैंने उनको कहा नहीं, आपको 26 मिल सकते हैं, 51 तो नहीं मिलेंगे। तो हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखों को फारसी किया। प्रोग्राम के बाद शरद जी साहब नंबर ले लीजिएगा उनका। तो ये एक्चुअल स्थिति है। इसी प्रकार से आपने कर्ज माफ़ी की बात कही, फिर ऑन रिकॉर्ड में कहता हूँ, 5,000 या 6,000 करोड़ का आपने ब्याज माफ़ी किया है, जिसके एवज में एनओसी एनपीए को हटाकर आपने एनओसी बैंक से लिया है कि हम इसमें प्रमाण पत्र जारी कर दें। मूलधन का 1 रुपया भी नहीं किया आपने माफ़, मूलधन का। फिर कह रहा हूँ यूटीआर नंबर इसीलिए आप नहीं दे पाते हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है, ये ट्रेजरी के खेल हैं जो आपके पुराने मुख्य सचिव कर गए हैं आपको खुश करने के लिए। रुपए माफ हुए कि नहीं? 6,000 करोड़ रुपए सरकार ने दी कि नहीं? मैं कह रहा हूँ, फिर आप रिपीट कर देता हूँ, ब्याज या मूलधन रिपीट कर देता हूँ। अरे रिपीट कर देता हूँ, हाँ तो सुन तो लो, रिपीट कर देता हूँ। ब्याज कर्ज नहीं होता दोस्त, जो कर्ज होता है मूलधन होता है। सुन तो, अब आपकी सरकार आपने पूछा अच्छा सुनोगे नहीं क्या?
फिर आप गाली मैं- देने लग सुन जाओगे लीजिए मेरे को। जाफर साहब, सुन लीजिए, मेरे को सुन गाली लीजिए, देने लग तो आप जाओगे ये आप। स्पष्ट- सुन तो लीजिए, आप ये स्पष्ट कर दीजिए सुन ना। लीजिए। नहीं, नहीं, कर तो रहा आप हूं ना, ये- सुन तो हाँ, लो। सुन नहीं, लीजिए, आप ये- सुन लीजिए, नहीं, सुन आप लीजिए, ये स्पष्ट कर सुनेंगे ही दीजिए नहीं, कि ये तो 6,000 दिक्कत है करोड़ उनकी। रुपए सरकार ने दी ना। सुन लीजिए ना सर, कमलनाथ सुन की लीजिए। सरकार वो ने 51,000 के लिए दी आज भी इंतजार कर रहा है, उसका बच्चा होने ना। वाला है। 6,000 करोड़ रुपए दी ना। नहीं, 6,000 करोड़ रुपए दी ना 51,000 सरकार ने, दे रहे हो तो क्या बोलिए उसको पहले। जिसका नहीं, बच्चा अरे, सवाल 6,000 सवाल ये करोड़ है रुपए- कि वो कर्ज था या शरद जी- ब्याज था, उस पर रोशनी पड़नी शरद चाहिए। जी- जी, एग्जैक्टली, शरद कर्ज जी, माफी शरद जी, नहीं हुई ब्याज- है। देखिए सर और जी, जो शरद इन्होंने जी, मात्र शरद जी, 5,000, 6,000, एक बार कर्जा- 500 कर्जा करोड़ जो और एक होता बार है, वो भी 5,000। कर्जा होता है, और ब्याज जो होता है वो अच्छा, भी सुन तो लो कर्जा जफर होता भाई। है। और जी। ब्याज देखो, और ये ब्याज फंस जाते हैं तो देखो क्या सरकार हालत हो ने जाती है, चुराई। मछली जैसे तो तड़प फंसे चली चलिए, हैं है। मैं आपकी आप बात फंस का गए। प्रतिवाद नहीं कर रहा हूं, लेकिन लेकिन मुझे कह आप तो ले लो फंसे कुछ। ना। उनकी बात सुन लें, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आपको पूरा मौका रहेगा। जी डॉक्टर, जल्दी से पूरी कर तो लें आप अपनी ऐसे ही आप देखना शरद जी, जब इनकी एक एक चीज खुलेगी, जैसे मैंने 51,000 का बताया कि आपको इसी कक्ष में 6,000 पे आइए, कोई ज्यादा दूर की 6,000 जरूरत पे नहीं है, आइए। भाई अरे दिया ही नहीं 6,000 किसी पे को। आइए ना, 6,000 अब इसके बाद आ जाएगी 6,000 अभी पे आइए शिवराज ना। जी, सुन तो लीजिए जाफर जी, अभी आपको मालूम है लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम करने वाले 21 तारीख को, आप जरूर आइएगा, 6,000 पे जो आइए, आपने आप बंद 6,000 कर पे दिया। आइए ना। सुन तो लो, ऐसे 6,000 चिल्लाने से क्या होगा, पे लैपटॉप आइए। मिलेगा कि? अच्छा, आपने रूल बनाया, अब देखो आप ही की गाड़ी पटरी से उतर गई। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कमलनाथ जी आ नहीं पाएंगे दोबारा। मैं वापस आता हूं। क्योंकि देखिए मैं साहब, वापस आता हूं। चंबल का पानी क्या घर घर पहुंचाओगे आप? नहीं पहुंचाओगे, नहीं कर पाए, हम पहुंचाएंगे। ये हमारा विषय है चुनाव का। अब बताइए इसमें आप कैसे टिकोगे? कर लो अब टिकाऊ बिकाऊ की 6,000 बात, चाहिए ना, ठीक है? 6,000 अभी चाहिए, आपके 6,000 15 एमएलए और तैयार है जफर भाई, उन पर नजर अरे रखो। और मैंने जगदीश भाई की बात स्पष्ट कर दी है। फिर सुन लीजिए, अच्छा सुन तो लीजिए मेरे महाराज, आपके पास मंत्री सुन मैं तो आ रहा हूं लीजिए। जाफर साहब, हम कोई एक सुन नहीं आखिरी पाएगा। लाइन सुन लीजिए, इसमें कोई सुन नहीं पाएगा। एग्जैक्टली जी। आखिरी लाइन सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए 6,000 न करोड़ क्या? कल बिकाऊ था, न आज है, न कल रहेगा। चलिए। आप कह सकते हो तो बता दीजिए। इस चलिए कार्यक्रम जाफर साहब, आप बहुत कम 6,000 समय करोड़ है, पे क्या अब हुआ? आप 1-1.5 मिनट में अपनी बात कह लीजिए। जी, कह सकते हैं आप ये। देखिए, जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, चाहे कमलनाथ जी की सरकार बनी हो, चाहे शिवराज जी की सरकार बनी हो, हितेश जी, हमें तो जनता से हितों की बात करनी चाहिए। गोल पे आ गया। आरोप प्रत्यारोप से मध्य प्रदेश की जनता का कोई आप भला नहीं बताइए होने कांग्रेस वाला। के एमएलए और- क्या नहीं बिकेंगे अब? और जिस प्रकार से शरद जी इन्होंने ये कहा कि 6,000 करोड़ रुपए का जगदीश भाई, आप पूछ लेना आप। जो ब्याज कर्जा, मैं इनके भाषा पकड़ लेता हूं, ब्याज ब्याज कर्जा नहीं होता, ब्याज होता है, कर्ज होता है भाई। क्या कर रहे हो? ब्याज अरे कर्जा भाई, क्या होता है? अरे इतनी अरे बना रहे हो आपने आप। 100 रुपए लिया, 100 रुपए के ऊपर चलिए, आप अपनी बात कह लीजिए। तो आप आप अपनी 120 बात रुपए कह का हुआ लीजिए। ना, जी, ब्याज तो आप कर्जा कुछ 120 नहीं रुपए होता। कर्जदार हुए ना। आप तो सलूजा जी कमलनाथ से की पूछना, वो रोज सरकार देते हैं, ने- बता देंगे अंतर दोनों में क्या होता है। जी, जी, नहीं, कमलनाथ जी की सरकार ने इन्होंने स्वीकार किया कि 6,000 करोड़ का कर्जा माफ नहीं करिए। किया, अब गलत उसके बोल बाद- रहे हैं आप। उन्होंने ब्याज अरे फिर अभी देकर आप उनकी ही ने बात बोला। पूरी हो जाने दीजिए। अरे वो ब्याज गलत बात बोल रहे हैं। आपको भी वक्त रहा तो मैं आपको भी अच्छा, समय चलिए, जी, वो जी। बात ही गलत कह रहे हैं मेरे जी। नाम पे। जी, मैं नहीं अच्छा, कह रहा हूँ कि चलिए, हाँ, कर्जा चलिए, हो। आपकी बात पूरी रिकॉर्ड पे आ गई। नहीं कह रहे हैं डॉक्टर नहीं वाजपेयी, कह आप रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, 6,000 कहिए। झूठ बोलने लगते हो आप, खड़े होकर 6,000 झूठ का करोड़ क्या का करूं मैं, बताओ। 6,000 करोड़ का ब्याज माफ इसीलिए करिए। तो हम ब्याज लोग बोलते पे हैं आइए, ब्याज कपट माफ मत करिए। करो भाई। अरे छल 6,000 कपट करोड़ मत का ब्याज करो। माफ करी, कचू नहीं किया 6,000 करोड़ का आपने। ब्याज छल माफ पर- करी। मेरे प्रभु, नहीं, 6,000 फंस गए ये। कहाँ फंस गए? अच्छा, फंसे आप हो, आज इनको- पिटे आज- आप आज हो, इनको सरकार सिवाय- आपकी गई नहीं, है, नहीं। एमएलए आपके अरे भग आप- गए हैं और आप बोलते हो आप कि बताओ, हम फंस गए। 6,000 मतलब ये तो विचित्र बात 6,000 है। चलिए, ब्याज माफ चलिए, हुआ। बहुत धन्यवाद 6,000 सैयद करोड़ का जाफर ब्याज साहब, माफ हुआ। धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी और धन्यवाद जगदीश द्विवेदी जी। मसला अब गर्म हो गया है, ज़ेरे बहस अब बीजेपी और कांग्रेस की इस तरह की बहसें हैं और जिसमें अपने अपने दावे हैं और दावों में यही बात है कि हमने बेहतर फैसला किया और बीजेपी का कहना है हमने बेहतर फैसला किया, कांग्रेस का कहना है हमने जब सरकार में थे हमने बेहतर निर्णय लिया। अब इसमें जो बात सच्ची है और जो जनता के गले उतरने वाली, जाहिर तौर पर वो सच्ची बात होनी चाहिए, तभी जनता के गले उतरेगी। तो जनता के गले जिसका सच उतरेगा, तय मानिए कि इस उपचुनाव में जय उसी की होने वाली है। शुभकामनाएं दोनों को। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।